बैक टू दिस चैनल। दिस इज काव्या अग्रवाल और आज की इस वीडियो में हम डेथ ऑफ अ पार्टनर का कंप्लीट रिवीजन करेंगे और प्रैक्टिस के लिए एक दो क्वेश्चंस भी हम ट्राई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। देखिए, चाहे अभी हम डेथ पढ़ेंगे, बट आपको मैंने रिटायरमेंट ऑलरेडी पढ़ा दिया है। ठीक है, मैंने इससे पहले रिटायरमेंट की वीडियो पोस्ट करी थी। तो चाहे रिटायरमेंट हो चाहे डेथ हो, दोनों ही केसेस में जो पार्टनर है वो फर्म छोड़ के जा रहा होता है। ओके, रिटायरमेंट और डेथ हो, दोनों में पार्टनर जो है फर्म छोड़ के जा रहा होता है। इतना आपको समझ के चलना है। बस डिफरेंस क्या है कि रिटायरमेंट के केस में जो पार्टनर है वो अपनी इच्छा से फर्म छोड़ के जाता है। ठीक है, वो एक प्रॉपर नोटिस देके फर्म लीव कर जाता है। बट इन केस ऑफ डेथ कोई वो प्रॉपर नोटिस नहीं देता है, क्योंकि डेथ तो यार कभी भी हो सकती है, हमें नहीं पता ना, कोई पर्टिकुलर डेट तो है नहीं कि जिस दिन डेथ होगी। तो डेथ के केस में कोई प्रॉपर नोटिस नहीं होता है। बस डिफरेंस यही है कि रिटायरमेंट में पार्टनर अपनी इच्छा से जाता है और डेथ के केस में वो किसी की इच्छा से नहीं जाता, वो भगवान की इच्छा से जाता है। ठीक है, तो अब आपको एक चीज समझनी है, चाहे रिटायरमेंट हो चाहे डेथ हो, दोनों में ही जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो ऑलमोस्ट सेम है। राइट, अब समझते हैं हम लोग हमें क्या क्या पढ़ना है इसमें। तो देखिए, आपको सबसे पहली चीज समझनी है यहाँ पे, वो ये है अमाउंट ड्यू टू डिसीज्ड पार्टनर। डिसीज्ड पार्टनर का मतलब होता है कि जिस पार्टनर की डेथ हो रही है उसे क्या क्या अमाउंट हमें पे करना है एज अ फर्म। ओके, तो अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसे सबसे पहले तो उसका कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हमें देना है। ठीक है, उसका कैपिटल और करंट अकाउंट में जितना ही बैलेंस है वो हमें पे करना है। ओके जी। दूसरा आता है शेयर ऑफ गुडविल। जब पार्टनर फर्म में आया होगा तो वो अपना गुडविल शेयर लेके आया होगा। अब जब वो पार्टनर फर्म से चला गया, हमेशा के लिए चला गया, तो उसे उसका गुडविल का शेयर भी देना है हमें। ठीक है। तीसरा आता है शेयर ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। ओके जी। देन शेयर इन द गेन ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अगर रिवैल्यूएशन के टाइम पे कुछ भी प्रॉफिट होता है तो वो भी हम देंगे। फिफ्थ आता है शेयर इन प्रॉफिट्स अप टू द डेट ऑफ डेथ। वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, रिटायरमेंट के केस में क्या होता था, रिटायरमेंट जनरली एक पार्टनर रिटायर होता है जब ईयर एंड होता है उस दिन, तो हम पूरे साल का प्रॉफिट कैलकुलेट करके उसका कुछ पोर्शन उस रिटायरिंग पार्टनर को पे करते थे। बट डेथ के केस में यार डेथ तो कभी भी हो सकती है। ठीक है, साल के बीच में भी डेथ हो सकती है। तो हमें ये देखना होगा कि जितने भी टाइम वो पार्टनर फर्म में रहा उसका कितना प्रॉफिट बनता है, वो हम कैलकुलेट करना सीखेंगे अभी आने वाले इसी वीडियो में। ठीक है, इसके बाद कुछ भी सैलरी या फिर कमीशन अगर है उस पार्टनर का तो वो भी हम पे करते हैं। ओके, हमें मेनली इस चैप्टर में जो सीखना है वो है ये वाला पॉइंट। ओके, अब समझो। देखो, पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताती हूँ कि होता क्या है। हम पढ़ रहे हैं डेथ। ठीक है, अब सपोज ईयर जो स्टार्ट हुआ है वो है 1 अप्रैल 2023 को। ओके, और ये ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2023 को, खत्म कब होगा हमें पता है, 31 मार्च 2024 को, है ना। अब देखो, जब रिटायरमेंट होता है तो जनरली क्या होता है कि पार्टनर रिटायर होता है ईयर एंड पे। ठीक है, तो हम पूरे साल का प्रॉफिट निकाल के उसके शेयर से मल्टीप्लाई करके उसको दे देते हैं। बट डेथ के केस में मान लो पार्टनर की डेथ हो जाती है 30 सितंबर को, 30 सितंबर को डेथ हो गई, यानी कि 1 अप्रैल से 30 सितंबर हमारे पास बनते हैं 6 मंथ्स, 6 महीने बने। तो 6 महीने जो पार्टनर फर्म में रहा होगा उसका प्रॉफिट शेयर हम कैलकुलेट करते हैं। ओके, तीन पार्टनर्स हैं सपोज ए बी और सी की डेथ हो जाती है 30 सितंबर 2023 को। तो पर वो जो पार्टनर है वो 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक फर्म में रहा, उसने काम करा, तो उसका प्रॉफिट शेयर जो बनता है वो हमें उसे देना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन करते हैं कि ये जो उसका टाइम पीरियड रहा उसमें कितना प्रॉफिट उसका बनता है। ओके, और जब हम साल के बीच में प्रॉफिट कैलकुलेशन कर रहे हैं उसे हम कहते हैं इंटरिम प्रॉफिट। ओके, जब हम साल के बीच में प्रॉफिट कैलकुलेशन कर रहे हैं उसे हम कहते हैं इंटरिम प्रॉफिट, और यही इंटरिम प्रॉफिट किस तरह से कैलकुलेट होते हैं वो हम सीखते हैं। ठीक है, चलो देखिए, कैलकुलेशन ऑफ इंटरिम प्रॉफिट्स। इंटरिम प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स या फिर टर्नओवर। दो तरीके हैं, दोनों ही समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड। हम इसमें क्या करते हैं कि टाइम बेसिस के अकॉर्डिंगली हम प्रॉफिट्स कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें हम क्या कर रहे होते हैं, इसमें हम पिछले कुछ सालों के प्रॉफिट का एवरेज लेके उसके बेसिस पे
इस साल का प्रॉफिट निकाल लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं विद द प्रॉफिट शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। ओके, तो हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें सिंपली एवरेज निकालते हैं। ओके, अभी मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी, उसमें आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि किस तरह से करना है, बट टाइम पीरियड अगर आ रहा है तो हम उसमें क्या करते हैं, एवरेज के बेसिस पे हम प्रॉफिट निकालते हैं। ओके, दूसरा आता है सेल्स या फिर टर्नओवर। सेल्स बेसिस मतलब कि इसमें हम लोग क्या कर रहे होते हैं, इसमें हम पिछले साल का प्रॉफिट रेशो निकालते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट रेशो, हम पिछले साल का एक प्रॉफिट रेशो निकालते हैं। वो कैसे निकलता है, प्रॉफिट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, कि हमने पिछले साल कितनी सेल्स करी, उससे हमें कितना प्रॉफिट जनरेट हुआ, उसकी एक पर्टिकुलर रेशो आ जाएगी। फिर आपको क्या करना होता है कि इस साल की आपको सेल्स गिवन होती है, उससे आप इस रेशो को मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास इस साल का प्रॉफिट आ जाता है, और उसके बेसिस पे हम डिसीज पार्टनर का प्रॉफिट शेयर कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, अभी मुझे पता है आप लोगों को कुछ भी अच्छे से समझ नहीं आया होगा, बट हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, उसमें आपको इजीली सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस करते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन रीड करते हैं हम। क्वेश्चन है, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3:2। तीन पार्टनर्स है, उनका रेशियो में बताया है। दे क्लोज देयर बुक्स ऑन 31 मार्च 2021। वाई डाइड ऑन 30 सितंबर 2021। वाई की डेथ हो जाती है 30 सितंबर को, and Y's share of profit of the interim period is to be calculated on average profits of last 3 years। तो इसमें हमें बताया है कि जो Y का शेयर है वो हमें एवरेज प्रॉफिट्स के बेसिस पे कैलकुलेट करना है। ओके, प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 3 years वर 18,000, 20,000 एंड 22,000। कैलकुलेट Y's शेयर। सिंपल है, चलिए करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें एवरेज प्रॉफिट। अब देखो, एवरेज प्रॉफिट हम निकालते हैं, मेरे साथ साथ लिखो आप लोग एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कि आप टोटल कर दो सभी प्रॉफिट्स का और डिवाइड कर दो विद द टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। तो अगर मैं टोटल करती हूँ तो कितना आएगा, देखो 18,000 प्लस 20,000 प्लस 22,000 डिवाइडेड बाय 3। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, लेट मी कैलकुलेट, ये आएगा 18,000 प्लस 20,000 प्लस 22,000 डिवाइडेड बाय 3। 60,000 डिवाइडेड बाय 3 जो कि होगा 20,000। ओके, 20,000 आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब ये जो एवरेज प्रॉफिट आया ये पूरे साल का आया है। हमें पता है कि वाई की डेथ हो रही है 30 सितंबर को, तो 30 सितंबर यानी कि ईयर स्टार्ट हुआ होगा 1 अप्रैल। ओके, तो हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 टू 30 सितंबर 2021। ठीक है, हमें जिस टाइम पीरियड का कैलकुलेट करना है हम उस टाइम पीरियड का प्रॉफिट निकाल लेंगे। कैसे आएगा, 20,000 है, 1 अप्रैल से 30 सितंबर 6 महीने बनते हैं, तो 6 महीने का कितना आएगा, 6 डिवाइडेड बाय 12, ये आ जाएगा आपके पास 10,000। ओके जी, 10,000 आ गया। अभी ये 10,000 प्रॉफिट है ये तीनों पार्टनर्स का है, हमें सिर्फ वाई का शेयर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, वाइज शेयर ऑफ प्रॉफिट जो कि हो जाएगा 10,000 मल्टीप्लाई बाय हिज शेयर जो कि कितना है 3/10। तो 3/10 कर दोगे तो आएगा आपके पास ये 3,000 रुपीज। क्लियर है, तो हमने वाई का शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे। सबसे पहले हमने एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करा, फिर हमने उस पर्टिकुलर इंटरिम पीरियड का कैलकुलेट कर लिया टाइम से मल्टीप्लाई करके, और लास्टली हमने वाई के शेयर से मल्टीप्लाई करके उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करा है। क्लियर, समझ गए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जो कि आपका सेल्स बेसिस के ऊपर है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ए बी सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। तीन पार्टनर्स, उनका रेशियो इक्वल है। दे क्लोज देयर बुक्स ऑन 31 मार्च 2021। ए डाइड ऑन 30 जून 2021। ए की डेथ हो जाती है 30 जून को। ओके, तो अगर आप टाइम पीरियड देखोगे तो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, तो अप्रैल मई जून 3 महीने ए फर्म में रहा। ओके, सेल्स फॉर द लास्ट ईयर वाज 5 लाख एंड प्रॉफिट वाज 1 लाख। तो आपको पिछले साल के अमाउंट्स बता दिए। देन सेल्स फॉर द पीरियड 1 अप्रैल टू 30 जून वाज 3 लाख, और हमें इंटरिम पीरियड का सेल्स भी गिवन है, आपको ए का शेयर कैलकुलेट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन में। सबसे पहले आप निकालोगे प्रॉफिट रेशो। ठीक है, प्रॉफिट रेशो निकालते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर की
नेट प्रॉफिट रेशियो जो कि होता है प्रॉफिट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। कितना आएगा ये? प्रॉफिट हमें दिया है पिछले साल का 1 लाख, सेल्स हमें दी है 5 लाख, मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ जाएगा 20%। ओके, 20% आ गया। फिर हमें क्या करना है? हमें इस साल का प्रॉफिट निकालना है, करंट ईयर प्रॉफिट। करंट ईयर प्रॉफिट कैसे आएगा? हमें पता है कि हमारी रेशियो है 20%। ओके, और हमें इस साल इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड की सेल्स गिवन है 3 लाख। ओके, तो कितना आएगा? ये आ जाएगा ये 60,000। 60,000 आ गया। अब आपको सिंपली यहां से ए का शेयर कैलकुलेट करना है। एज शेयर ऑफ प्रॉफिट जो कि होगा 60,000 मल्टीप्लाई उसका शेयर कितना है, इक्वली शेयर कर रहे हैं रेशियो, तो हो जाएगा 1/3 जो कि आएगा 20,000 रुपीज। समझे कि नहीं समझे? ओके, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हमने उससे टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, 3 मंथ से, तो हमने 3 मंथ से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? बहुत सिंपल रीजन है, आपको जो सेल्स गिवन है वो ऑलरेडी 1 अप्रैल से 30 जून 3 महीने की गिवन है, तो हमें इसमें किसी भी टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, क्लियर? समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंटरिम प्रॉफिट्स। हमने कैलकुलेशन तो समझ ली, बट हमें एंट्री कैसे पास करनी है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? तो उसके लिए आपके पास 2 केसेस बनते हैं। पहला केस है व्हेन देयर इज नो चेंज इन न्यू पीएसआर। अगर न्यू पीएसआर में कोई चेंज नहीं है या फिर आपको न्यू रेशो गिवन नहीं है तो किस तरह से करेंगे? और दूसरा आता है व्हेन देयर इज चेंज इन न्यू पीएसआर, अगर न्यू रेशो चेंज हो रही है या फिर आपको न्यू रेशो गिवन है तो किस तरह से एंट्री पास करते हैं। तो देखिए, पहले एक बेसिक समझो। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? अभी तक हम जितना भी प्रॉफिट होता था वो पार्टनर्स के अमंग डिस्ट्रीब्यूट करते थे और हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे। ठीक है, आपने फर्स्ट चैप्टर में चीज पढ़ी है कि हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं जहाँ पे हम प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन शो करते हैं। ओके, बट वो जो अकाउंट है वो ईयर एंड पे बनता है। ओके, वो जो अकाउंट है वो ईयर एंड पे बनता है, बट जो पार्टनर है उसकी डेथ तो इन दी मिडल ऑफ द ईयर हो सकती है ना? तो देखिए, पहले एक जनरल एंट्री समझते हैं कि जब भी आप प्रॉफिट देते हो किसी पार्टनर को तो हम एंट्री बनाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यही एंट्री होती है कि जब भी आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बट डेथ के केस में हमारा जो यहाँ पे एंट्री है वो चेंज हो जाएगी। चेंज क्यों होगी? देखो, ये जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ये आप ईयर एंड पे बनाते हो। ओके, बट पार्टनर की डेथ तो कभी भी हो सकती है, तो हमें प्रॉफिट तो पहले ही कैलकुलेट करना है, तो हम यहाँ पे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट यूज नहीं कर सकते। ओके, हम यहाँ पे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट यूज नहीं कर सकते इन केस ऑफ डेथ। तो हम इस अकाउंट की जगह एक टेम्पररी अकाउंट खोलते हैं जिसका नाम है P&L सस्पेंस अकाउंट। ओके, तो एंट्री होगी P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, हमने क्या करा है? एक टेम्पररी अकाउंट खोला है P&L सस्पेंस के नेम से और डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देना। ठीक है, अगर लॉस होता है तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी। ये एंट्री किसके केस में है? प्रॉफिट के केस में। अगर लॉस होता है तो एंट्री क्या बनाओगे? लॉस के केस में हम सिंपली इसकी एंट्री रिवर्स करेंगे जो कि होगा डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू P&L सस्पेंस अकाउंट। ओके, ये किस केस में? अगर लॉस होता है तो। ओके, समझ गए? चलो, और हमारे पास सेकंड केस क्या है कि अगर रेशो चेंज हो रहा है, अगर आपको न्यू रेशो गिवन है क्वेश्चन में, तो आपको सीधी सीधी एक एंट्री याद रखनी है जो कि है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। ये एंट्री क्यों करी हमने? भाई सीधी सीधी बात है, अगर रेशो चेंज हो रही है तो हो सकता है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को कोई गेन हो या फिर वो सेक्रीफाइस करें। ठीक है, तो ये एंट्री आपने ऑलरेडी रिटायरमेंट में पढ़ी हुई है जब हमने गुडविल की एंट्री करी थी, तो वही सेम रीजन है। तो अगर रेशो चेंज होता है तो हमें एंट्री क्या करनी है? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, अगेन इन केस ऑफ प्रॉफिट्स। ओके, और अगर लॉस होता है तो आप इसी एंट्री को रिवर्स कर देना। ठीक है, तो अगर रेशो चेंज नहीं हो रहा है तो P&L सस्पेंस अकाउंट टू डिसीज पार्टनर्स हो जाएगा। अगर रेशो चेंज होता है तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग होगा। क्लियर है? समझे कि नहीं समझे? ओके, चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमारा लास्ट टॉपिक है
जो कि आता है हमारे पास डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमें देखना है कि जो जिस पार्टनर की डेथ हो रही है उसका एक्चुअल में कितना कैपिटल बनता है, तो हम उसका कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। कैपिटल अकाउंट बहुत बेसिक है, देख लो एक बार क्या क्या है इसमें। मैंने फॉर्मेट आप लोगों के सामने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है सब। तो सबसे पहले आप स्टार्ट करते हो, देखिए सबसे पहले क्रेडिट साइड में हम देखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, उसका ओपनिंग कैपिटल कितना है। देन अगर हमने उसे कुछ रिजर्व्स दिए हैं तो वो क्रेडिट कर दो। आपको पता है कि क्रेडिट में हम वो सभी आइटम्स लिखेंगे जिससे पार्टनर का कैपिटल इंक्रीज होगा। ओके, तो अगर रिजर्व्स हैं, कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, तो वो यहाँ पे क्रेडिट करोगे। पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट, अगर आपको प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट हो जाएगा। ओके, अगर लोन बाय पार्टनर यानी कि अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो जो फर्म है वो लोन वापस भी तो देगी पार्टनर को, तो कहीं ना कहीं वो पार्टनर के लिए एक इनकम है। ठीक है, तो वो भी क्रेडिट होगा। देन अगर रिवैल्यूएशन पे कुछ गेन हो जाता है तो वही यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी है, कमीशन है, कुछ गुडविल अमाउंट है, तो वो सभी चीजें यहाँ पे क्रेडिट हो जाएंगी। ठीक है, डेबिट साइड पे अगर हम चलें तो डेबिट साइड पे अगर रिवैल्यूएशन पे कुछ लॉस होता है तो वो डेबिट होगा। पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट आएगा अगर लॉस होता है। आपने कोई गुडविल राइट ऑफ करी है तो अगेन डेबिट करेंगे। कुछ ड्राइंग्स हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हैं जो कि पार्टनर से चार्ज किया जाता है, तो ये सब भी पार्टनर के कैपिटल को डिक्रीज करेंगे। ठीक है, लोन टू पार्टनर मतलब अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो पार्टनर वो पैसा रीपे करेगा फर्म को। पार्टनर के लिए एक्सपेंस है इसलिए हमने इसे डेबिट करा। कोई भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं अगेन डेबिट। और फिर आप करोगे बैलेंसिंग। ठीक है, क्रेडिट में से डेबिट आइटम्स को माइनस करोगे तो जो आपके पास बैलेंस आएगा वो आप करोगे कहाँ पे, डिसीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट में आपसे भेज दोगे। ठीक है, जनरली हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे बैलेंस कैरिड डाउन दिखाते थे, बट पार्टनर की डेथ हो गई तो ये जो पैसा बनता है उसका टोटल वो हम उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में डाल देते हैं। एग्जीक्यूटर यानी कि उसका रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, क्योंकि पार्टनर की डेथ हो गई तो उसे तो नहीं दे सकते ना, तो उसके जो भी रिप्रेजेंटेटिव है आप उसके अकाउंट में ये पैसा ट्रांसफर करते हो। ओके, समझे कि नहीं समझे? राइट। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये एग्जीक्यूटर अकाउंट किस तरह से बनता है। तो देखो, आपने रिटायरमेंट में जिस तरह से लोन अकाउंट बनाना सीखा, रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट मैंने आपको उस पहले वाली वीडियो में एक्सप्लेन करा हुआ है, तो वो आप एक बार चेक करना। तो जिस तरह से लोन अकाउंट बनता है बिल्कुल सिमिलर हम उसी तरह से एग्जीक्यूटर अकाउंट भी बनाते हैं। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है, तो आप उसी तरह से एग्जीक्यूटर अकाउंट भी बनाओगे। ठीक है, तो उसके लिए आप एक बार लोन अकाउंट रिटायरमेंट वाली वीडियो चेक करना, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वहां से आप एक बार ये वीडियो गो थ्रू करना, चीजों को समझना। ओके, इसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट है। इस चैप्टर में आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना था, सिंपली आपको दो तीन चीजें हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं। सबसे पहले तो आपका प्रॉफिट कैलकुलेशन किस तरह से हम करते हैं, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से होता है, क्या एंट्री हम लोग पास करते हैं, और प्लस किस तरह से आप कैपिटल अकाउंट बनाते हो। बाकी रीवैल्यूएशन किस तरह से बनता है, रिजर्व्स का क्या ट्रीटमेंट होता है, वो बिल्कुल सेम है जैसे कि हमने रिटायरमेंट में पढ़ा था उसी तरह से। ओके, तो इसके साथ आपका चैप्टर कंप्लीट है। मैंने आपको सभी टॉपिक्स एक्सप्लेन कर दिए एंड होपफुली आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।